इसमें जो ये कंटेंट है बोर्ड पर, इसका पिछला वीडियो है, उसमें हमने कॉजेज जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के, उन सब के बारे में हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। प्रत्येक पॉइंट को उसमें मेंशन करने की कोशिश की है, जो कि आपकी एग्ज़ाम्स के लिए या आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ज़रूरी है। अब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो इवेंट्स हैं उनको क्रमबद्ध रूप से स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो बड़ी इवेंट्स हैं, यहाँ पर सिर्फ उन्हीं सन या डेट्स को मेंशन किया गया है जो कि रिवॉल्यूशन के लिए बहुत ही, रिवॉल्यूशन में बड़ी इम्पोर्टेंस ही रखती है। तो 5 मई 1789 जो है ये कॉल्ड असेंबली ऑफ एस्टेट्स जनरल। एस्टेट्स जनरल जिसके बारे में पिछले वीडियो में हम पूरी तरह से अच्छे से चर्चा कर चुके हैं, उसका अधिवेशन लुई सोल्वे के द्वारा बुलाया गया 5 मई 1789 को। 20 जून 1789 टेनिस कोर्ट ऑथ। टेनिस कोर्ट इंडोर होता है, इंडोर गेम होता है ये टेनिस का। राजा के द्वारा, लुई सोल्वे के द्वारा 5 मई 1789 को एस्टेट्स जनरल नए टैक्स इम्पोज करने के लिए उसका सेशन बुलाया गया। तीनों जो एस्टेट्स के लोग हैं उनमें वोटिंग राइट को लेकर के असहमति रही और कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए। थर्ड एस्टेट्स के जो लोग हैं वो उस सदन को छोड़ करके बाहर आ गए और पास ही में टेनिस कोर्ट जो है वहाँ पर आकर के वो गैदर्ड हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली उन्होंने घोषित कर दिया। जो लीडर्स थे टेनिस कोर्ट की जो है असेंबल लोगों के, वो थे मिरावियो एंड आवेशिये। ये दोनों ही लोग हायर क्लास, या यूँ कहें कि मिरावो जो है वो नोबिलिटी ग्रुप से था और आवेशिये जो था ये क्लेरिगी ग्रुप से था। बात आइडियाज़ की थी। इनके जो आइडियाज़ थे वो पुराने रेजिम सिस्टम से मैच नहीं कर रहे थे और ये फ्रीडम, इक्वालिटी जैसे कंसेप्ट पर विश्वास इनको था, इसलिए इन्होंने थर्ड एस्टेट्स के लोगों की लीडरशिप की। 14 जुलाई 1789 ये एकदम वेरी इम्पोर्टेंट इवेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट है। 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग माना जाता है, स्टार्टिंग इवेंट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस दिन ऐसी कौन सी इवेंट हुई, क्या घटना हुई जिससे कि इस घटना की हम शुरुआत मानते हैं? डेस्ट्रॉयड ऑफ बास्तिल फोर्ट। बास्तिल का एक किला है, जो किला जाना जाता था प्रिजनर्स या कैदियों को रखने के लिए। पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते थे, उनको बास्तिल के किले में फ्रांस में रखा जाता था। आंदोलनकारी जो थे, रिवॉल्यूशनरीज थे, वो हथियारों की सर्चिंग में घूम रहे थे, क्योंकि उस समय अब्बा थी कि राजा ने सेना बुलाई है और जो है तो जो रिवॉल्यूशनरीज थे अपने प्रोटेक्ट के लिए हथियारों की खोज में बास्तिल पहुँचे और बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया। उसके अवशेष अपने साथ ले गए और उसमें बंद जो प्रिजनर्स थे, 7 प्रिजनर्स थे, उनको भी वो अपने साथ ले गए। 1792 डिक्लेयर्ड फ्रेंच रिपब्लिक। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ बनाया गया, राजा के अधिकारों को सीमित कर दिया गया
और फ्रांस को एक रिपब्लिक स्टेट। रिपब्लिक मीन्स होता है एक इस टाइप का गवर्नमेंट सिस्टम जिसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट है वो भी जनता के द्वारा इलेक्टेड पर्सन ही होता है, उसे रिपब्लिक गवर्नमेंट कहते हैं। अब देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्यूरेशन वर्ल्ड हिस्ट्री के रिगार्डिंग है वो है 1793 टू 1794 के बीच का ड्यूरेशन। इस ड्यूरेशन को रेजिन ऑफ टेरर के नाम से भी जानते हैं। रेजिन ऑफ टेरर हिंदी मीनिंग जो है वो आतंक का राज्य। इस दौरान शासन सत्ता जैकोबिन्स के पास रही थी। जैकोबिन्स में जो है ज़्यादातर निम्न तबके के पर्सन्स थे, निम्न आय वाले लोग थे, और ये एक पॉलिटिकल वहाँ का फ्रांस का एक ये कहें पॉलिटिकल पार्टी टाइप में इस तरह से था जिसमें कि सेम आइडियोलॉजी के जो कि बड़ा रेडिकल चेंज चाहते थे ऐसे लोग थे। इनका लीडर जो था वो रॉबेस्पियर था। ये लोग अपने द्वारा किए गए बड़े चेंजेस के लिए जाने जाते हैं। साथ में रॉबेस्पियर जाना जाता है अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसने जिस तरह कठोरता अपनाई उसके लिए जिस तरह बड़े चेंजेस किए। अब बड़े चेंजेस में रॉबेस्पियर के द्वारा देखिए एक तो वोटिंग राइट जो है वो महिलाओं को छोड़ करके सभी को दे दिया गया। यहाँ हम ये कंसेप्ट भी देखते हैं एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। 1792 में फ्रेंच रिपब्लिक घोषित हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। उसमें 2 टाइप्स क्लासिफाई किया गया सिटीजन्स के लिए, एक्टिव सिटीजन्स, पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स वो थे जिनको राइट टू वोट था, पैसिव सिटीजन्स वो थे जिनको राइट टू वोट नहीं था। एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव का जो क्राइटेरिया था वो इस प्रकार से था कि जो पुरुष अपनी 3 दिन की महीने में से 3 दिन की आय के बराबर पैसा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देते थे वो एक्टिव सिटीजन्स की श्रेणी में थे। और उसके अलावा महिला और जो इतना टैक्स नहीं देते थे वो सब पुरुष, दास, ये सब पैसिव सिटीजन्स में आते थे। पैसिव 25 ईयर्स और उससे अबव एज जिनकी थी और 3 दिन का जो टैक्स देते थे, महीने में 3 दिन की आय के बराबर टैक्स देते थे, वो एक्टिव सिटीजन्स। और बाकी सभी दास, महिला और कम आय वर्ग वाले लोग जो कि 3 दिन के बराबर टैक्स नहीं दे रहे वो सब पैसिव सिटीजन्स। इस क्लासिफिकेशन को रॉबेस्पियर ने चेंज कर दिया था और रॉबेस्पियर ने इनकम का जो क्राइटेरिया है वोटिंग के लिए, वोटिंग राइट के लिए, उसको हटा दिया और सभी पुरुषों के लिए वोटिंग राइट दे दिया। एक चेंज। दूसरा चेंज जो किया इसने दास प्रथा को ख़त्म कर दिया था। दास प्रथा को भी इसने ख़त्म कर दिया था। एबॉलिश ऑफ स्लेवरी 1794 में। ये बात अलग है कि 1804 में नेपोलियन ने इसको पुनः फ्रांस में लागू कर दिया। रॉबेस्पियर का अंत भी गिलोटिन से ही हुआ। इसकी हार्ड पॉलिसीज़ की वजह से इसके समर्थक भी इससे असंतुष्ट होने लग गए थे। 1795 रूल ऑफ डायरेक्टरी। रॉबेस्पियर का शासन लोगों ने देख लिया था, तो उसके बाद में कि एक व्यक्ति के पास में भी सत्ता यदि रहे
तो वो डिक्टेटर के रूप में रोल करने लग जाता है। इसलिए फ्रांस में 5 लोगों की एक एग्जीक्यूटिव बनाई गई। 5 लोगों के द्वारा 5 लोगों की कार्यपालिका का गठन किया गया। इन 5 लोगों इनका में भी कंट्रोवर्सी रहती थी लेजिस्लेचर में और एग्जीक्यूटिव 5 मेंबर्स की, तो उसमें एक जो सॉवरेंटी है वो डिवाइड हो गई थी, तो उसका भी अच्छा रूल नहीं हो पाया। इन सब कंडीशंस में फ्रांस की रिवॉल्यूशन के दौरान फ्रांस की रिवॉल्यूशन के जो आइडियाज़ थे उसको स्प्रेड करने के लिए फ्रेंच जो आर्मी है वो यूरोप के अन्य देशों में भी गई थी। कई मोर्चों पर फ्रांस की आर्मी को यूरोपियन कंट्रीज़ या यूँ कहें कि मोनार्कियल कंट्रीज़ का सामना करना पड़ रहा था। उन सभी युद्धों में नेपोलियन ने अपने आप को बेहतर लीडर के रूप में साबित कर दिया था। नेपोलियन को भी डायरेक्टरी में मौका मिला और धीरे धीरे नेपोलियन एब्सोल्यूट पावर के साथ में मोनार्क बन गया। 1799 एंडेड ऑफ डायरेक्टरी रूल, डायरेक्टरी शासन का अंत कर दिया गया, अर्थात जो 5 मेंबर्स की डायरेक्टरी थी उसको ख़त्म करके और नेपोलियन ने अपने आप को डिक्टेटर घोषित कर दिया। नेपोलियन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज ए डिक्टेटर। और 1804 में तो नेपोलियन ने अपने आप को मोनार्क ही घोषित कर दिया था। हिस्ट्री के अंदर एक कोटेशन है कि नेपोलियन क्रांति पुत्र और क्रांति हंता था। क्रांति पुत्र इसलिए कि यदि ऐसी कंडीशंस फ्रांस में नहीं होती तो नेपोलियन किसी भी हालत में सत्ता को प्राप्त नहीं कर पाता। क्रांति हंता उसे जिसने ये कोटेशन दी है उसकी नज़र में फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन है फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के कंसेप्ट पर आधारित थी। ये 3 पिलर्स थे। तो उसने नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को ख़त्म करके और पुनः मोनार्कियल सिस्टम लागू कर दिया था। ये उसका की कमज़ोरियों में से एक कमज़ोरी, कुछ ये कहें कि माइनस पॉइंट है, लेकिन नेपोलियन के द्वारा जो सुधार किए गए, जिस प्रकार से इक्वलिटी फ्रीडम का आइडिया स्प्रेड किया गया, उसके लिए निश्चित रूप से वर्ल्ड हिस्ट्री में उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो 1804 एक स्पेशल सन है जो आपको याद रखना ही है, क्योंकि इसमें 2 इवेंट्स हुई है। नेपोलियन ने अपने आप को मोनार्क घोषित किया 1804 में, और सेकंड जो इवेंट थी वो थी नेपोलियन इंट्रोड्यूस नेपोलियनिक कोड। नेपोलियन ने फ्रांस के जो अलग अलग कानून थे उनके स्थान पर पूरे फ्रांस के लिए एक समान कानून बनवाए और लागू किए 1804 में। उन सब कानूनों के लिए नेपोलियनिक कोड वर्ड काम में लिया जाता है। 1815 बैटल ऑफ वाटरलू एंड नेपोलियन फाइनली डिफीटेड। नेपोलियन अंतिम रूप से पराजित हो गया 1815 में। इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, इन 4 देशों की सम्मिलित सेना से नेपोलियन की सेना पराजित हुई और इस प्रकार से नेपोलियन का डाउनफॉल होता है। इस चैप्टर में 2 बिंदु और हैं, 2 टॉपिक्स और हैं जो कि छोटे हैं लेकिन क्वेश्चन उनमें भी छोटे बनते हैं। उसमें एक तो है रोल ऑफ वुमेन्स इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड स्लेवरी सिस्टम। तो इनको भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। स्लेवरी सिस्टम जो है ये 18th सेंचुरी में
ट्रायंगल बेसिस पर डेवलप हुआ था। ट्रायंगल अर्थात त्रिकोणीय व्यापार के रूप में ये डेवलप हुआ। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से फ्रांस के लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट से दासों को परचेज करते और उन्हें जो है नॉर्थ अमेरिकन जो कंट्रीज़ है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज़ है उसमें जा कर के बेच देते। स्लेवरी को रॉबेस्पियर के द्वारा ख़त्म किया गया, कब? 1794 में। लेकिन नेपोलियन, क्योंकि उस समय के मार्केट की और उस समय की परिस्थितियों की रिक्वायरमेंट थी, तो नेपोलियन ने दोबारा उसे स्टार्ट कर दिया। फाइनली जो है स्लेवरी को 1848 में फ्रांस में एबॉलिश और बैंडेड कर दिया गया। अब सेकंड लास्ट जो पॉइंट है वो है रोल ऑफ वुमेन। महिलाओं की फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या भागीदारी थी, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान महिलाओं ने किस तरह से क्या भूमिका अदा की थी। शुरुआती जो हम एंशिएंट रेजिम की पुरातन व्यवस्था की बात करते हैं, उस समय फ्रांस में भी महिलाओं को घर के कार्यों के लिए ही रेस्पॉन्सिबल माना जाता था मेनली। लेकिन जैसे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई और आसपास के जो फ्रांस के आसपास के यूरोपियन कंट्रीज़ के जो मोनार्क्स है, गवर्नमेंट्स थी, उसने फ्रांस पर अटैक करने की कोशिश की। इधर जो रिवॉल्यूशनरी सेना थी वो डिफेंड कर रही थी और उनके आक्रमण से पहले ही कई जगह आक्रमण कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में मेनली जो मेल्स थे वो बाहर थे, तो फीमेल्स को भी घर से बाहर निकलने का मौका मिला और घर को और मैनेजमेंट को संभालने का वो मिला। वोटिंग राइट्स शुरुआती चरण में वुमेन्स के लिए नहीं थे। वुमेन्स के लिए वोटिंग राइट फ्रांस में 1946 में जाकर के मिले, काफ़ी स्ट्रगल के बाद। महिलाओं के द्वारा अपने राइट्स को प्राप्त करने के लिए और अपनी मांगों को उठाने के लिए कई ऑर्गेनाइजेशंस उस समय फ्रांस में बनाए गए थे। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट और जो एग्ज़ाम में आता है वो है द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये संगठन था जिस संगठन के मंच से महिलाओं के द्वारा बहुत सी गतिविधियों में सहभागिता की जाती थी और अपने राइट्स के लिए आंदोलन किया गया था। और उस आंदोलन की फाइनल परिणति 1946 में जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट जो है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसके तहत महिलाओं को भी मताधिकार मिला, वो महिलाओं को फ्रांस में मिला। इसके साथ ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है।